हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ का। इस सेशन में हम बची हुई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आगे फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट करा दिया था आपको पिछले 2 सेशंस में। आपको मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सारी ऑर्गेनेल्स पढ़ा दी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह ये सारे कंप्लीट हो गए। अब छोटी मोटी बची हुई ऑर्गेनेल्स और लास्ट का मेन टॉपिक न्यूक्लियस, उसको कवर कराऊंगा। इस सेशन में जो बची हुई छोटी मोटी हैं जैसे कि राइबोसोम, साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊंगा, सीलिया फ्लैजिला के बारे में बताएंगे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में इसी सेशन में मैं आपको कवर करके बताऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, डेफिनेटली मेरे बात को पकड़ भी पा रहे होंगे। तो जल्दी से एनसीईआरटीज निकाल लीजिए, मैं जो पॉइंट्स बोलूं आप मार्क करते चलो। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है राइबोसोम्स। किसकी बात? राइबोसोम्स। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनील है बेटा जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के पास प्रेजेंट होती है। और एक और स्पेशल चीज, ये ऐसी सेल ऑर्गेनील है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, जिसके पास खुद की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है ना? हाँ या ना? तो उन्हीं राइबोसोम्स की मैं बात कर रहा हूं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती और ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ध्यान से सुनना। क्या? Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palladay। क्लियर है? तो ये कुछ नहीं, छोटी छोटी सी डेंस पार्टिकल जैसे दिखे। किसने देखे? जॉर्ज पैलेडे ने देखे। जब इन्होंने स्टेनिंग वगैरह कराई तो वही लिखा है राइबोसोम्स और कुछ नहीं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिखते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए। और सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने देखा, जॉर्ज पैलेडे, इन ईयर 1953। क्लियर है? आगे सुनना। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोम्स है वो और कुछ नहीं, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, केवल आरएनए और प्रोटीन मिलके बना देते हैं राइबोसोम। और ग्रैन्युलर जैसा स्ट्रक्चर बेसिक सा होता है। क्लियर है? हाँ या ना? अभी जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा, ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। अब इनका वैरायटी है। प्रोकैरियोट्स में जो मिलने वाला राइबोसोम होता है बेटा उसे कहते हैं 70S राइबोसोम। और जनरली यूकैरियोट्स में जो मिलता है वो मिलता है साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है। क्योंकि यूकैरियोट्स में बेटा प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है, वो 70S वाला दिखता है। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ यूकैरियोट्स, ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की बात कर रहा हूँ। चाहे ये प्रोकैरियोट में देख रहे हैं चाहे यूकैरियोट, ये साइटोप्लाज्म में मैं चेक कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें 80S राइबोसोम मिलता है और प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें 70S राइबोसोम की प्रेजेंस दिखती है। अब ये कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे में वो देखिएगा। क्लियर है? आगे सुनो। क्या? यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो सुनना, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S। क्लियर है? अभी हम बोल देते हैं 80S है 70S है। अभी इस S का मतलब क्या है? हाँ या ना? तो S का मतलब सुनना। क्या? Here S stands for sedimentation coefficient। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? sedimentation coefficient। असल में it indirectly is a measure of density and size। असल में इस S का मतलब इन राइबोसोम की डेंसिटी और साइज से है। क्या? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। डेंसिटी और साइज से रिलेटेड होता है ये एस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इनके डेंसिटी और साइज को प्रिडिक्ट करते हैं। 80S राइबोसोम बड़ा होता है, 70S छोटा होता है। क्लियर है? हाँ या ना? और वो किसने बताया? इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्लियर है? आगे सुनना। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। अब कौन सी होती है 2 सब यूनिट? आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से। एक सब यूनिट लार्जर कहते हैं, एक होती है उसकी स्मॉलर सब यूनिट। 2 होती हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है? 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर है? अब चाहे वो 70S हो चाहे 80S हो, अब फर्क इनमें भी होगा, बिल्कुल होगा। तो 70S बच्चों, जो 70S राइबोसोम है, इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो हमें मिलती है बेटा 50S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। और जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट मिलती है वो मिलती है हमें 30S।
हाँ या ना। और वहीं पे जब हम बात करते हैं 80s राइबोसोम की जो यूकैरियोटिक है, इसमें हमें जो लार्जेस्ट सब यूनिट मिलती है वो मिलती है 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो मिलती है 40s। तो कुछ नहीं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का फर्क है, और आरएनए जो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे उनका भी डिफरेंस होता ही होता है। क्लियर है? तो बेसिक सा कंडीशन है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम, बेसिक सा। अब इस एस का एक नाम है सेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, या यूनिट बोलेंगे, सेडबर्ग्स यूनिट। क्या, कौन सी यूनिट? सेडबर्ग्स यूनिट। कौन सी? सेडबर्ग्स यूनिट। अभी लिखता हूं, कहां जगह है, नहीं है तो सुनना जरा। अब एस का मतलब क्या है वो देखना, सेडबर्ग्स यूनिट, SVEDBERG अपोस्ट्रोफी एस, सेडबर्ग्स यूनिट होता है। क्लियर है? असल में ये और कुछ नहीं, क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि डेंसिटी और साइज को प्रिडिक्ट करता है, बताने में हेल्प करता है राइबोसोम की। क्लियर है? 70s है या 80s, दैट्स इट। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट। अब काम क्या है यहाँ पे बता नहीं रखा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है? बहुत बेसिक सा काम है और बट इंपॉर्टेंट काम है। क्या बनाने में हेल्प करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करने में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना। तो ये आपका है राइबोसोम। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं बेटा साइटोस्केलेटन की। तो देखना, साइटोस्केलेटन ये क्या काम आता है? बहुत सिंपल कंडीशन है, ये और ऑर्गेनील्स है सेल्स की जो सपोर्ट वगैरह में काम करती है। साइटोस्केलेटन सुनना, क्या, ये एक एलैबोरेट नेटवर्क होता है बेटा फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का। क्या, एक एलैबोरेट नेटवर्क होता है, फिलामेंट जैसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, फिलामेंट पतले पतले से ऐसे फिलामेंट्स। ठीक है ना? क्लियर है? तो उसका एक नेटवर्क होता है, क्या, साइटोस्केलेटन, एन एलैबोरेट नेटवर्क काय का, ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। किनका? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। काय के अंदर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म। और उन सारे नेटवर्क को हम कंप्लीटली कलेक्टिवली रेफर करते हैं साइटोस्केलेटन से। किससे रेफर करते हैं हम लोग? साइटोस्केलेटन से। तो वही है और कुछ नहीं, एक इलैबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये तो है क्या होता है साइटोस्केलेटन। अब किस काम के लिए आता है, ये क्या फायदा है इसका, तो सुनना जरा। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस। बहुत सारे काम है जिसमें ये साइटोस्केलेटन अपना रोल प्ले करता है। बेसिक से काम है, मार्क करते चलना। सबसे पहला मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। क्या प्रोवाइड करने का? मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा मोटिलिटी प्रोवाइड करने का। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये बेसिक से 3 फंक्शन है जो मेन साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। सपोर्ट प्रोवाइड कराना, किसी सेल की मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, या उस सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। तो ये बेसिक से 3 मेजर फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। किसके बेटा? साइटोस्केलेटन के। क्लियर है? हाँ है ना? तो ये छोटी सी बात है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है और क्या काम आता है, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ है ना? अब एक और ऑर्गेनेल सुन ले, मेन सीलिया एंड फ्लैजिला, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? राइबोसोम उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा, साइटोस्केलेटन क्लियर होगा। अब एक और छोटी सी ऑर्गेनील है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन? सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये क्या काम आती है, क्या होती है, वो सुनना। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा पर रटना है, इजीली है, मजा आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सुनिएगा, क्या, सीलिया एंड फ्लैजिला। जनरली हम लोग ये सोचते हैं इनके आने की वजह से सेल को मोबिलिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलती है। सेल मोटाइल हो जाता है। क्या? सेल मोटाइल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो सुनना जरा, सीलिया एंड द फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। कुछ नहीं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स जब सेल की मेम्ब्रेन से निकल रहे हो बाहर, तो उनको हम सीलिया या फ्लैजिला बोल देते हैं। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो सीलियम और फ्लैजिलम बोल देते हैं। अब हम बहुत सारे देख रहे हैं ना, क्लियर? हाँ है ना? तो सेल पे से जो हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई होती है सेल मेम्ब्रेन से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया या फ्लैजिला। क्लियर है? अब फर्क क्या है दोनों में? एक बहुत अच्छा सा फर्क है, सीलिया जनरली बेटा साइज में बहुत छोटे होते हैं और फ्लैजिला इलोंगेटेड होते हैं ज्यादातर। क्लियर है? और उनका काम में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सुनना जरा,
सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, किसकी तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। जनरली सराउंडिंग फ्लूइड को ही मूव कराता है, ये सेल की मोबिलिटी में कम पार्टिसिपेट करते हैं सीलिया, जनरली ये सराउंडिंग फ्लूइड को मोबाइल करता है, उसको क्या मूव कराता है अपने चारों तरफ। तो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर है, पहली बात ये ओर्स की तरह काम करते हैं और इनका मेन काम होता है मूवमेंट कराना, किसका, या तो सेल का, बट मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराते हैं। कौन, सीलिया। क्लियर है, हाँ है ना। अब फ्लैजिला से क्या फर्क हो, डेफिनेटली ये छोटे छोटे से ओर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फ्लैजिला एक पूरी इलोंगेटेड जस्ट लाइक अ टेल, जस्ट लाइक अ टेल। तो सुनना जरा, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, सीलिया से तो बहुत ही ज्यादा होते हैं लंबे, ठीक है ना। तो फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। सीधी सीधी लाइन लिखी है, मेन फ्लैजिला आंसर हो जाएगा, सीलिया बाद में जाएगा। जो मेन मूवमेंट है सेल का वो किसकी वजह से मिलता है सेल को, उसके फ्लैजिला की वजह से मिलता है। किसकी वजह से मिलता है, फ्लैजिला की वजह से। क्लियर है, तो वही लिखा है, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल मूवमेंट। क्लियर है, चले आगे। अब हम फ्लैजिला पर डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। सीलिया के अंदर भी वही बात होगी, सुनना। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। हाँ बेटा, अब ये बात आती है कि बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक सेल है और आगे की एडवांस सेल्स एनिमल किंगडम की, तो उनके पास भी फ्लैजिला होते हैं और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होते हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्या ये दोनों फ्लैजिला एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, दिखने में है, फंक्शन करने में है, बट इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट मिलता है। इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना फ्लैजिला का वो डिफरेंट मिलता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। क्लियर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लगी, तो जब हमने देखा तभी ऑब्जर्वेशन दी। अभी आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक। तो हम पहले यूकैरियोटिक फ्लैजिला समझ लेते हैं, उसके बाद पहले यूकैरियोटिक फ्लैजिला को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तब बता दूंगा कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में था कैसा, कैसा ऑब्जर्व हुआ था। क्लियर है, हाँ ना। बस ये बात ध्यान रखेंगे, फंक्शन वगैरह वाइज दिखने में सेम था, बस उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का, या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला या यूकैरियोटिक फ्लैजिला का, वो डिफरेंट होता है। क्लियर है, जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। चले आगे, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखते हैं हम फ्लैजिला की। किसकी बेटा, फ्लैजिला की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। तो बहुत सिंपल है, मजा आएगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो क्या, the electron microscopic study of cilium or the flagellum shows that they are covered with a plasma membrane, their cores are called the exoneme। तो छोड़ो से, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बन रहा होगा, एक फ्लैजिला या सीलियम के, इनके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच में जो पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोर या एक्सोनीम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एक्सोनीम के नाम से जाना जाता है। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बनना, मैं दिखा दूं, ये वाला, दिस इज एक्सोनीम, ये बनना आपका एक्सोनीम। क्लियर है, ये बाहर वाली आ गई आपकी ग्रीन कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है उसका कोर पूरा एक्सोनीम। इसकी बात चलेगी बेटा, किसकी बात चलेगी, यही एक्सोनीम समझने का जो भी है फ्लैजिला या सीलियम में, ठीक है ना। इसी की वजह से सारे काम होते हैं, यही काम करता है, हाँ है ना। तो देखो जरा क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से आ रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, तो प्लीज डायग्राम को देखते चलिएगा, मैं बोलता चलूंगा, आप उम्मीद कर रहा हूं देख रहे होंगे बुक्स में, तो सुनना जरा क्या, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ग्रीन कलर की कवरिंग दिख रही होगी बिल्कुल बाहर, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। क्लियर है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम फ्लैजिला का, वो भी यूकैरियोटिक फ्लैजिला का बता रहे हैं। किसका, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का बता रहे हैं। क्लियर है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सामान भरा हुआ सेंट्रल पोर्शन पे, दैट इज कॉल्ड द कोर। तो सुनना, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम, नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है, इनके कोर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। अब इसके कोर में है क्या, वो सुनना, जो भी ट्यूब्यूल्स लग रही होगी वहां पे, देखेंगे गौर से तो ट्यूब्यूल्स हैं, वो सराउंडिंग में लग रही है, बीच में बैठी हुई होगी। क्लियर है, तो वो ट्यूब्यूल्स बैठी हुई होती है इस एक्सोनीम के अंदर। तो सुनना, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम possess a number of microtubules, क्या होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ऐसे भागती हुई। अगर हम उसके पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली भाग रही होती हैं। ये पूरा सीलिया या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना,
हाँ या ना। उसके अंदर ये हम लोग ने ये पोर्शन काट के ये दिखाया आपको, हमने पूरी ट्यूब्यूल नहीं दिखाई है, पूरा फ्लैजिला नहीं दिखाया, पर उसके अंदर जो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पर आपकी बुक में ऐसे करके गोला बन रहा है और यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्यूल्स बन रही हैं आपकी, ध्यान से देखेंगे तो यही माइक्रो ट्यूब्यूल्स हम लोग सिलेंड्रिकली दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के पैरेलली भागती चली जाती है। क्लियर है? हाँ या ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। चले यहाँ 1 सेकंड रुकिएगा, इसको इरेज कर दे, नहीं तो फिर डिस्टर्ब करेगा ये डायग्राम। हमें मेन वही फोकस करना है, वो मैंने ट्रांसफर सेक्शन दिया है, अब ये मैं आपको लॉन्गिट्यूडनली दिखा रहा हूँ कि पैरेलली भागती हैं सारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के। तो वही लिखिए क्या, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। एक एक्सिस है बीचों बीच, उसके बगल से पैरेलली क्या भाग रही होंगी। चले आगे सुनना। The axonym usually lie, the axonym usually has, not lie, the axonym usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubules। उम्मीद कर रहा हूं डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, केवल सुनना जरा, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। यहाँ पर एक रिंग बन रही होगी, उससे अटैच दूसरी रिंग होगी, ये है आपकी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है बेटा? ये आपकी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे कितने पेयर है? ऐसे 100 यहाँ तक पूरी, ऐसे कितने पेयर है बनाते चल जाना है, 9 पेयर है, तो वो इन्हीं की बात कर रहा है, 9 पेयर है, तो वहीं पर देखना क्या, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। आगे, the axonym usually has 9 pair of doublet of radially arranged peripheral tubules। तो 9 pair of doublet, ऐसे कितने पेयर है? 9 पेयर है, काय के रेडियली अरेंज्ड है, हाँ या ना। कौन? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। इनका नाम भी है ए और बी कह देते हैं, ए लिंकेज बी लिंकेज। क्लियर है? हाँ या ना। ए बी भी बोल देते हैं, बट मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, आगे सुनना। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बीचों बीच भी एक माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर है जो कि एक डंडी से जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड अ ब्रिज। बीचों बीच भी आपकी एक माइक्रोट्यूब्यूल मिल रही होगी, सेंट्रल शीथ यहाँ पे, बीचों बीच भी आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल या एक पेयर दिख रहा होगा, एक ऐसे बीच में सेंट्रल ब्रिज बन रहा होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्या, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है? तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2। अपनी बुक में भी आप मेंशन कर लीजिएगा कैसा अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, इनकम्प्लीट आप लोग उसमें बुक में बन रहा है आपके पास, किस टाइप का अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड अ 9+2 अरेंजमेंट। आपके पास बन रहा होगा, आप देखते चले उसमें, ठीक है ना, हाँ या ना। कौन सा अरेंजमेंट है, 9+2, तो वही लिखा है। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as the 9+2 arrangement या array। क्या कहते हैं इस टाइप की कंडीशन को, 9+2, और ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला में ही मिलता है, ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला में ही मिलता है। क्लियर है? बेसिक सी कंडीशन, एक्सोनिम इज अ कोर किसी भी फ्लैजिला या सीलियम का। चले आगे सुनना। The central tubules are connected by a bridge and is also enclosed by a central sheath। तो ये जो सेंट्रल पे बैठे हैं, ये जो पेयर है सेंट्रल ट्यूब्यूल का, ये एक दूसरे से एक ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं, और इनको एक सेंट्रल शीथ भी चारों तरफ से कवर करके बैठी हुई होती है, दोनों तरफ से इनको एक सेंट्रल शीथ भी दोनों तरफ से कवर करके बैठी हुई होती है। क्लियर है? वही लिखा है, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड, और ये ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं जो इनक्लोज रहते हैं किसमें, एक सेंट्रल शीथ में, जो कि वो शीथ है which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। और ये ऐसी है शीथ जो इसके जो पेरिफेरल डबलेट है, इससे जो रेडियल स्पोक निकल रहा है, यहां पर भी होंगी पेरिफेरल डबलेट, ठीक है ना, इससे जो रेडियल स्पोक निकल रहा है उससे कनेक्टेड होंगी, इससे जो रेडियल स्पोक निकल के आ रहा है उससे कनेक्टेड होंगी ये, ठीक है ना। क्या निकल के आ रहा है, एक रेडियल स्पोक निकल के आ रहा होगा, तो वही बोल रहा है ये सेंट्रल शीथ वो शीथ है जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट से भी कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ अ रेडियल स्पोक। तो डेफिनेटली कितने पेयर है, 9, तो स्पोक कितने होंगे, रेडियल 9। क्लियर है? आगे देखना, thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। डेफिनेटली जब 9 डबलेट है चारों तरफ, तो 9 स्पोक्स सब में एक एक निकल रहा होगा, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है? हाँ है ना। मैं यहाँ वाले पार्ट तक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम से एक बार, अभी छोटा सा पार्ट और चलो सुन लो वो भी। The peripheral doublet are also interconnected by linkers। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मेंशन नहीं है आपके यहाँ डायग्राम्स। असल में ये पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं, जो साइड वाले डबलेट्स अभी बनाए थे मैंने यहाँ पर, ये वाले डबलेट्स, इनकी बात कर रहा है वो अभी, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। मैं एक छोटा सा 2 पेयर बना देता हूँ इनकी।
असल में ये भी एक दूसरे से लिंकर्स की मदद से कनेक्टेड, ब्रिज जो बनना है वो अलग बात है, लिंकर्स होते हैं यहाँ पे, ए बी, ये तो ब्रिज आ गया, ब्रिज की मदद से नहीं, ये लिंकर्स होते हैं, ये इस तरीके से लिंकर्स की कनेक्शन होती है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ते बिल्कुल वैसे नहीं, कनेक्टेड रहते विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। दीज आर नॉट लिंकर्स बट कनेक्टेड है, एक लिंकर से कनेक्टेड है, दिख रहा होगा आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, डायग्राम देखोगे तो एक ना एक तो कनेक्ट हो ही रहा होगा उससे। मैं एक और बना भी देता हूं आपके लिए, ऐसे बहुत सारे लिंकर्स निकल रहे होंगे, इसमें से सारे नहीं कनेक्ट हो रहे होंगे, एक या दो ही कनेक्ट हो रहे होंगे, उन्हीं को हम लिंकर्स बोल देते हैं, ठीक है बेटा, हाँ है ना, वही लिंकर्स कनेक्ट कर लेते हैं दो माइक्रोट्यूब्यूल, ब्रिज तो होगा ही होगा, पर मेन जो कनेक्शन है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो लिंकर्स, तो वही लिखा है, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, ऑल्सो लिखा हुआ, केवल नहीं लिखा हुआ, आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ब्रिज तो है ही बट ये लोग लिंकर्स की मदद से भी जुड़े हुए रहते हैं। आगे सुनना, both the cilium and the flagellum emerge from a centriole like structure called the basal body। इसको नोट करके रखो, अभी रुक जाओ, इस लाइन को रोक लो, बाकी यहां तक देखेंगे, बाकी यहां तक देखेंगे। तो जरा डायग्राम पे वापस आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, हाँ या ना, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा, उस रफ डायग्राम से पूरा प्रॉपर डायग्राम है मेरे पास, उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, उम्मीद करूंगा समझ में आ पाएगा आपको, इजी है, ध्यान देंगे तो पक्का आएगा। देखो भाई, अभी क्या बोला मैंने, ये सीलियम या फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है, बाहर वाली लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन है बेटा ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। ये बीच वाला सेंट्रल कोर इट इज कॉल्ड एक्सोनियम, इसमें क्या होते हैं 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, क्लियर है, हाँ 9 है, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है, 9 है, हाँ या ना। अब इसमें भी दो पोर्शन है, ए और बी कंडीशन होती है, उसको रहने दो, ठीक है, अभी इतना याद रखो, 9 पेयर ऑफ डबलेट है। चले आगे, अब बीच में भी लोकेटेड रहते हैं जिनको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये भी एक पेयर है, तो टोटल कितने हुए, हाँ या ना, ऐसा लगता है 10, पर ये पेयर अलग अलग बनाए है ना, ये 9 पेरिफेरल है और 2 या 1 पेयर सेंट्रल है, क्या का सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का, क्लियर है। और ये जो है ये एक ब्रिज से कनेक्टेड रहता है, दिस इज अ ब्रिज, क्या है, ये एक ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं, किससे कनेक्टेड रहते हैं बेटा, ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं, और इनको कवर करती है एक सेंट्रल शीट, क्या, सेंट्रल शीट, जिसको टच कर रहे होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, कौन टच कर रहे होते हैं जिस सेंट्रल शीट को, पेरिफेरल जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट हैं उनके रेडियल स्पोक्स इसे टच करके बैठे हुए होते हैं। और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में लिंकर्स की मदद से भी कनेक्शन रहता है, भले ही इंटर डबलेट ब्रिज है वो कनेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लिंकर्स की मदद से भी ज्वाइन होते हैं, ए बी लिंकर कहते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, ए बी लिंकर्स। ये डार्क ब्लू वाले को ए मान लो, लाइट ब्लू वाले को बी मान लो, तो दो टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल है, ए बी टाइप की, ठीक है, ए बी। डार्क ब्लू वाले जो सर्कल वाली है इसको ए मान लो, और स्मॉल ब्लू वो लाइट ब्लू वाली है उसको बी मान लो माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो अगर आप नाम भी देंगे तो ए बी लिंकर्स बनता है बेटा, तो जैसे ये ए है ये बी है, इसका ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम दे दे रहा हूँ, डबलेट का पेयर है ना भाई, ए है ये बी है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए और ये बी। मेरे ख्याल से ये जो लिंकर है ए और बी को कनेक्ट कर रहा है तो हम ए बी लिंकर का नाम दे देते हैं, और इसमें यहाँ पे तो पेयर की बात ही नहीं है, एक ही बैठा हुआ है बेचारा, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर है ए और बी, ठीक है, इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट्स इट। और इंटर डबलेट ब्रिज, और ये ब्रिज, क्लियर है, हाँ या ना। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 9+2, क्या 9+2 अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट है बेटा, 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है, दिस इज अ यूकैरियोटिक फ्लैजिलम या सीलियम, क्लियर है, उसके अंदर। और ये पूरी इसकी फ्लैजिला, मान लो ये ऐसी एक फ्लैजिला निकल के आ रही है पूरी, ये क्या है, मान लो पूरी फ्लैजिला निकल के आ रही है ये, हाँ या ना, मान लो ना यार ऐसी एक फ्लैजिला आ रही है, ये पूरी एक फ्लैजिला निकल के आ रही है, हाँ या ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, यहाँ पे बेसल बॉडी होगी, ठीक है। तो इस पूरी फ्लैजिलम में हमें ये दिखेगा एक्सोनियम वाला पोर्शन, इसका सेंट्रल पोर्शन काट के निकाला है मैंने, ऐसे काट दिया और ऐसे ओपन करके दिखा दिया आपको, इसके अंदर 9 ऐसे भाग रहे होंगे ट्यूब्यूल्स, क्लियर है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है बच्चों, और ये वाला जो इधर स्ट्रक्चर दिखाया है इसी का ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा दिखा था कुछ,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इतना क्लियर नहीं आ रहा जितना क्लियर वहां पे मेंशन है, वो तो डायग्रामेटिक व्यू और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमें दिखाता वो क्लियर है। तो ये कंडीशन है सीलियम और फ्लैजिलम। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं जो उसने लिखा है, क्या बोला है, जो इनका सीलियम और फ्लैजिलम होता है बेटा, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। बेटा अभी सेंट्रियोल अगला ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेल, उसकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, और वो एनिमल किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एनिमल सेल का। तो वही लिखा है सीलियम और फ्लैजिलम असल में कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे ना, वो ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी और कुछ नहीं, एक सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, और कुछ नहीं होता, बेसिक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये तो बात हो गई भैया यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। कौन सा अरेंजमेंट, 9+2, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, यू के लिख दूं, यूकैरियोटिक, है ना, वहीं पर जब बस इतना फर्क है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम की, वहां पर हमें मिलता है 9+0 प्रोकैरियोटिक पीआरके, है ना। कंप्लीट कर लेना, ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, हाँ या ना। बस इतना फर्क है, इसकी जो सेंट्रल वाली है ना वो यहां पर नहीं दिखती प्रोकैरियोटिक माइसीलियम, सॉरी प्रोकैरियोटिक सीलियम या फ्लैजिलम में, ठीक है ना। 9+0 अरेंजमेंट मिलता है, यूकैरियोटिक में 9+2 अरेंजमेंट मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। क्लियर है, हाँ या ना। और इसमें ये बने हुए होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन से, काय के फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, क्या फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, काय के बने होते हैं फ्लैजिलिन, काय के फ्लैजिलिन, काय के बने हुए होते हैं फ्लैजिलिन। क्या स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, मैं कम चेंज करके दे देता हूं आपको। फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, काय के बने हुए होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के। क्लियर है। और वहीं पे हम बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजिला की, तो वो बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, काय के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। क्लियर है, ये भी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है तो बल्कि। तो प्रोकैरियोटिक में 9+0 अरेंजमेंट, यूकैरियोटिक में 9+2 अरेंजमेंट, ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के और ये बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के बेटा। ये फर्क है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला या सीलियम के अंदर। क्लियर है, बट ये जरूर है दोनों ही बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला निकले चाहे यूकैरियोटिक फ्लैजिला निकल के आए। क्लियर है, हाँ है ना। बेसिक सी कंडीशन है सीलियम और फ्लैजिलम की, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एनिमल सेल का, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या है वो सुनना बेटा। तो सेंट्रोजोम क्या है, असल में सेंट्रोजोम और कुछ नहीं सेंट्रियोल का पेयर ही होता है एक तरीके से, हाँ या ना। तो सुनना जरा, सेंट्रोजोम है ना सेंट्रियोल, या एक ही बात है, आप सेंट्रियोल बोलो या सेंट्रोजोम बोलो, फर्क थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। सेंट्रोजोम उस ऑर्गेनील को बोल देते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, काम करते हैं यही सेंट्रियोल, ठीक है ना। सुनना चला, सेंट्रोजोम क्या है पहले, फिर हम बात करेंगे सेंट्रियोल। क्लियर है, देखना क्या, सेंट्रोजोम is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles। क्लियर है, तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल इंटरचेंजेबल भी हम एक ही बात ही है, हाँ या ना। सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, और सेंट्रोजोम को मेम्ब्रेन बाउंड तो है नहीं, एक एरिया है जहां पर ये बैठे हुए हैं सेंट्रियोल्स। क्लियर है, तो और कुछ नहीं, ये एक ऐसी ऑर्गेनील है, इसके पास मेम्ब्रेन तो है नहीं, मेम्ब्रेन तो है नहीं, ओपन है साइटोप्लाज्म में, तो इन शॉर्ट सेंट्रियोल डायरेक्ट बाहर ही तो दिख रहे हैं, हाँ है ना। तो सेंट्रोजोम ऐसी ऑर्गेनील है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पड़े होते हैं सेंट्रियोल के, एक तो सेंट्रियोल ऐसे पड़ा होगा और दूसरा सेंट्रियोल इस तरीके से परपेंडिकुलरली लाई करते हैं एक साइड, ये दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली लाई करते हैं हमेशा सेंट्रोजोम में। और ये एरिया जो है डॉटेड बना दे रहा हूं मैं, ये असल में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे इसका एक अमॉर्फस फ्लूइड भरा होगा, क्या भरा हुआ होगा, एक अमॉर्फस फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो सुनना जरा, वापस आ रहा हूं, क्या सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। आगे, दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये क्या है, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। क्लियर है,
और ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है, और ये पूरा स्ट्रक्चर का है सेंट्रोसोम का, क्या, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसकी, कोई मेम्ब्रेन माउंट नहीं, पेरिसेंट्रियोलर फ्लूइड है, उसमें 2 सेंट्रियोल पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। क्लियर है, हाँ है ना, आगे सुनना। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। कैसा होता है, एक तो पहली बात परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा इनका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्टव्हील देखा होगा, एक बीच में गोला होता है, 1 2 3 ऐसे स्पोक्स निकले हुए होते हैं। अगर इसको उठा के आप सामने से देखोगे तो ऐसे कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। कैसा, एक कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता, बना हुआ होता है। अब असल में वो क्यों होगा वो दिखाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। चले आगे, आगे सुनना। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड, आ गया क्यों कार्टव्हील आएगा, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। असल में ट्यूबुलिन फाइबर के बने हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बस अभी मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला में 2 ही दिखाए थे, अब यहाँ पे 3 ट्यूब्यूल का पेयर होता है। वहां पे ड्यूप्लेट चलता है, यहाँ पे ट्रिपलेट चलता है। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट कंडीशन चलती है बेटा, क्या चलती है, ट्रिपलेट कंडीशन चलती है, जैसे ए बी सी, फिर वापस से ए बी और ये सी। तो ऐसे ट्रिपलेट्स के पेयर चलते हैं, और कितने पेयर चलेंगे ऐसे, पूरे 9 पेयर चलेंगे। ऐसे ट्रिपलेट के क्या चलते हैं, 9 पेयर चलते हैं। सुनना जरा, सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं, क्या, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। वही है प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसके फ्लैजिला बने होते हैं। आगे सुनना, यूकैरियोटिक पर ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, मतलब ए बी और सी कंडीशन। कैसी, जैसे ये एक है, इसमें दूसरा लगा हुआ है, और इसी से जुड़ता हुआ आपका तीसरा। अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये मान लो एक आ गया इसका, ये उसी से जुड़ता हुआ दूसरा आ गया, और उसी से जुड़ता हुआ तीसरा, ए बी सी। वहां पर क्या था, फ्लैजिलोसीलियम में ए और बी कंडीशन, यहाँ पे ट्रिपलेट चलता है, यहाँ पे क्या चलता है, ट्रिपलेट। और ऐसे कितने पेयर है, 9। क्लियर है, हाँ है ना। ईच ऑफ दी पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। आगे, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एक दूसरे से ये लिंकर्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे एक है ट्रिपलेट, इसी के आगे एक और ट्रिपलेट होगा, ए बी और सी, ये दोनों जुड़े हुए होंगे, ये दोनों ए और सी लिंकर से जुड़े हुए होते हैं। तो वो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स भी जो 9 पेयर दिखेंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। और वहीं पे इनके सेंट्रल पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती, वो केवल एक प्रोटीनेशियस हब होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड दी हब, उसे हब बोल दिया जाता है। वो कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती, और प्रोटीन का इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। क्लियर है, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही दे रहा हूं क्योंकि जरूरत है। ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, अब मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर खोल ओपन करके बना रहा हूं, ठीक है ना, वापस सुनना। तो बहुत बेसिक सी कंडीशन है, इजी है, समझ में आ जाएगा हाल। ये मान लो आपका आ गया हब, 9 पेयर बनाने। तो ये मैंने आपके 9 ट्रिपलेट के पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइबर्स या प्रोटीन्स बना दिए। क्लियर है, तो सुनना जरा, वापस से मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, तो सुनना। क्या, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। तो देख, हर पेरिफेरल फाइब्रिल मैंने ट्रिपलेट बनाया। आगे सुनना, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ये यहाँ पे लिंक रहेगा, मैं कलर बदल देता हूँ यहाँ पे लिंकेज का, ये इससे लिंक रहेगा, ये वाला इससे लिंक रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, और ये इससे लिंक। तो ये 9 के 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स पेरिफेरल वाले एक दूसरे से लिंक रहते हैं। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। और ये जो सेंट्रल पार्ट है इससे भी प्रोटीनेशियस होता है, और ये भी कहलाया जाता है हब। और ये सेंट्रल पार्ट, ये हब, इन पेरिफेरल ट्रिपलेट से भी कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ रेडियल स्पोक। तो यहां पर इस कंडीशन में भी हमें रेडियल स्पोक देखने को मिलेंगे, 1 2। यहाँ पे कोई सेंट्रल शीथ वगैरह नहीं है, बट रेडियल स्पोक्स तो हैं, जिसकी मदद से ये सेंट्रल हब इनसे कनेक्टेड रहता है। ये सेंट्रल हब इन पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है, इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब which is connected with the tubules of the peripheral triplets। क्लियर है, किसकी मदद से, रेडियल स्पोक की मदद।
क्लियर है, हाँ है ना। मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी स्पोक काय का बना हुआ होता है, प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट मिला है वो हमें 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। सेंटर में कोई ट्रिब्यूल थोड़ी है, 9+0 अरेंजमेंट, और रेडियल स्पोक्स कितने 9 मिलेंगे, बेसिक से। क्लियर है, आगे सुनना। ये अरेंजमेंट एक तरीके से मान सकते हैं किसका, सेंट्रियोल का। वहां पे डबलेट है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। इस वहां पर सेंटर में थे 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल वाली, यहाँ पर प्रोटीनेशियस हब है जो कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से। चले आगे, आगे सुनना। अब ये सेंट्रियोल करता क्या है काम, तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब बहुत बेसिक फंक्शन, अभी मैंने बताया आपको सील और फ्लैजिला में कि बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, असल में सेंट्रियोल ही होता है वो एक तरीके का। तो सुनना जरा, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये इसके काम आ गए कि क्या बनाता है ये, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी। अगर ये नहीं होता तो फ्लैजिला और सीलिया ही नहीं बन पाते, सिंपल सी बात। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब सेल डिवीजन होती है सेल की, और एनिमल सेल का ही कैरेक्टर है भाई ये, सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत काम आता है स्पिंडल फाइबर बनाने में। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनता तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता। तो सुनना, एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन अ एनिमल सेल। तो ये इसके फंक्शन है सेंट्रियोल के। एक तो बेसिक बेसल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजिला की, और दूसरा स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन या उसको फॉर्म सिंथेसाइज करता, बनाता है। कब, जब सेल एनिमल सेल का सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर, तो जिससे स्पिंडल अपैरेटस बन जाए और सेल डिवीजन आसानी से हो जाए। तो ये काम है मेजर सेंट्रियोल की। और सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का ही पार्ट है, असल में जो भी कुछ है वो ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रोजोम, उसमें जो काम करता है सेंट्रियोल वो बात है उसकी। क्लियर है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसे है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन है बिल्कुल। क्लियर है, हाँ है ना। तो ये बात हो गई भैया सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की। 9+0 ट्यूबुलिन के बने होते हैं, जस्ट लाइक फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। वहीं पे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला क्या थे, फ्लैजिलिन प्रोटीन के। यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन के। प्रोकैरियोट में फ्लैजिला में 9+0 और यूकैरियोट में 9+2, और सेंट्रियोल का क्या ट्यूबुलिन के हैं, 9+0 अरेंजमेंट है, ट्रिपलेट है इनके पेरिफेरल, वहां पर ड्यूप्लेट का केस चलता है। क्लियर है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों चीजों को अलग रखें। क्लियर है, तो भैया ये कंप्लीट होता है आपकी बेसिक से छोटी मोटी जो बची थी ऑर्गेनल्स, वो कंप्लीट करा दी मैंने, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स। हाँ या ना, उम्मीद कर रहा हूँ आज का सेशन आपको समझ में जरूर आया होगा। इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ज्यादा लेंथी सेशन नहीं है, बेसिक सी चीजें थी, इजी सी याद हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चों, अब उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है या इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का, उसको हम डिस्कशन करेंगे, और उसी के साथ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का दी एंड होगा। क्लियर है, तो सुनना जरा, कौन है वो, न्यूक्लियस, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल छुपा हुआ रहता है। तो इस सेशन को हम अगले पार्ट में ही कवर करेंगे बेटा, है ना, इस टॉपिक को, न्यूक्लियस को। उम्मीद करूंगा मजा आएगा आप लोगों को। क्लियर है, तो अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।